Ashoka was one of the greatest ruler known to the history on these his instruction and inscriptions. अशोका एक ऐसा राजा था जो जिसको हिस्ट्री में उसके इंस्ट्रक्शन एंड इंस्क्रिप्शन के लिए बहुत जाना जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर्स, मतलब कि उसको कुछ मैसेज देना हो, कुछ सोसाइटी को समझाना हो कि कैसे करना चाहिए, क्या करना अच्छा है, मतलब क्या नहीं करना है, मतलब कुछ भी उसका आदेश हो वो सब वो पिलर पे लिखवाता था, जो कि एक बहुत बड़ा रॉक होता था, पत्थर के ऊपर लिखा जाता था, मतलब कि पत्थर की लकीर जैसे कोई भी मिटाई नहीं जाती। आज भी हम सोचे कि अशोका तो कितने, मतलब बहुत सारे साल पहले वो चला गया, पर फिर भी हम उसके पत्थर के ऊपर के इंस्क्रिप्शन आज भी हम पढ़ सकते हैं, मतलब इतनी वैल्यूएबल होती है उसकी इंस्क्रिप्शन। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। उसकी किंगडम एम्पायर क्यों बोली जाती थी वो हम भी देखते हैं, चलो इस चैप्टर में। एम्पायर दैट अशोका रूल वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। उसकी मतलब अशोका के जो दादा थे वो भी किंग ही थे, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, मतलब 2300 साल पहले उसने अपना किंगडम बनाया था। फिर मतलब ऐसे इनहेरिटेड होता है ना, वारसा में जो मिलता है, उसके हिसाब से अशोका को भी मिला था ये उसके दादा का इनहेरिटेड मतलब एम्पायर। चंद्रगुप्त वॉज द सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य के नाम से हम उसको जाने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्कॉलर इन पंडित था, जो कि एक उसने एक राजा को बनाया, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया, उसको मतलब ट्रेन किया कि आप एक बहुत महान सम्राट बन सकते हो। जो चाणक्य था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे स्किल्ड करके उसको राजा बनवाया। मैनी ऑफ द चाणक्यस आइडियाज़ वे रिटन डाउन ऑन द बुक्स नोन एज द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र करके एक शास्त्र है जिसके अंदर चाणक्य की सारी बातें बताई गई है। और अर्थशास्त्र क्या बताता है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, मतलब कि कैसे मैनेजमेंट करना है अपने लाइफ की फाइनेंस को। और वैसे भी डायनेस्टी किसको बोला जाता है, वेर मेंबर्स ऑफ फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। मतलब कि फैमिली के मेंबर एक के बाद एक, मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाते हैं तो उसको डायनेस्टी बोला जाता है, क्योंकि वारसा में मिलता है ना उसको। तो मौर्यस वेयर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। मौर्य जो होते हैं, मौर्यस जो थे वो 3 इंपॉर्टेंट रूलर से मतलब बहुत जाना जाता है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, उसका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका। हम ये अपने दिमाग में रखेंगे। चंद्रगुप्त जिसका गुरु कौन था, जिसका पंडित कौन था, चाणक्य। उस चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका, जिसने लास्ट में अपन गेव अप कर दिया वॉर को कि अब युद्ध नहीं करना है। The place where inscription of Ashoka have been found are marked with the red dots. These were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscription have been found. Which Indian states were outside the empire? कि मतलब नीचे जो ये मैप दिखाया गया है ना, उसके अंदर रेड रेड जहाँ पे भी डॉट है ना, वो सारा का क्या था, अशोका का मौर्यन का एम्पायर था, जिसको सबसे पहले चंद्रगुप्त ने रूल किया, उसके बाद बिंदुसार ने रूल किया, उसके बाद अशोका ने रूल किया। ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे रेड मार्क्स है ना, देखो ये हम फोटो में मैप में दिख रहे, वो सारा रेड मार्क है ना, वो उसी का एम्पायर था, उसी का इलाका था। तो हम सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो उसने कवर कर रखा था, इसलिए उसको एम्पायर बोला जाता है, कि बहुत बड़ा शासक था वो, बहुत ही बड़ा। देयर वेर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। कहीं कहीं जगह पे देखो ब्लैक डॉट दिख रहा है हमको, है ना। ब्लैक डॉट क्या है, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। सबसे पहले पाटलिपुत्र देखेंगे हम, ये इधर बिहार के साइड पे है। फिर उसके बाद दूसरी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे दिख रही है हमें, देखो ये इंडिया का जो पंजाब है ना, कश्मीर, उसके नीचे दिख रही है। फिर उसके बाद क्या है, उज्जैन। उज्जैन देखो हमको उज्जैन कहाँ पे दिख रहा है, गुजरात के राइट साइड पे दिख रहा है ना। फिर तक्षशिला क्या था, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड, ये नॉर्थ साइड है ना तक्षशिला, उधर से इंडिया के अंदर आने का वो एक गेटवे था।
रूट था कि जहाँ से हम इंडिया के अंदर आ सकते हैं। मर्चेंट्स, फिर उसके बाद क्या था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, पूरा ऊपर जो सेंट्रल एशिया है उधर से भी इंडिया के अंदर आना है तो तक्षशिला होके ही आना पड़ता था उस टाइम पे, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मतलब उज्जैन से हम कहाँ पे जा सकते हैं, साउथ इंडिया जा सकते थे, नीचे की तरफ। मर्चेंट्स ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन द सिटी। जो व्यापारी थे, जो ऑफिशियल अधिकारी लोग थे, या कोई क्राफ्ट पर्सन था जो कुछ बनाता था, कारीगरी करता था, वो सारे इधर सिटी के में अंदर रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वेर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। उसके अंदर उसके अलावा और भी क्या क्या थे, गांव भी थे, फार्मर्स भी रहते थे, खेत भी रहते थे, और हर्डर्स मतलब कि जो जानवरों को पालते हैं और घुमाते थे, रियरिंग करते हैं, वो सारे लोग इधर ही रहते थे सारे। इन सम एरिया सच ए सेंट्रल एशिया देयर वेर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर द फूड। सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि जंगल में ही रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जंगली पैदाइश जो होती है ना उसी को कलेक्ट करके अपना पेट पालते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये तो हमको आज भी पता है कि हम अलग अलग स्टेट में जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस ही हमको सुनने को मिलेगी, है ना। तो उस टाइम भी वैसा ही था कि दो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक ही राजा था, पर हर एक जगह की बोली अलग अलग थी। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ऑफकोर्स भाषा अलग होती है, खाना भी अलग होता है, क्लोथ्स भी अलग होते हैं, सब पूरा कल्चर ही डिफरेंट हो जाता है। हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। किंगडम से एम्पायर में क्या डिफरेंस है, तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स। एम्परर जो होते हैं उसको किंग्स से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज क्या है, हमको ये दिमाग में बिठाना है कि किंगडम होता है वो छोटा होता है, और एम्पायर जो होता है, हम बोलते हैं ना एम्पायर, तो मतलब वो बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा होगा तो उसको मैनेज करने के लिए भी जो एम्परर होंगे उसको भी बहुत सारी सोर्सेस की ज़रूरत होगी, मैन पावर ज़रूरत होगी, फाइनेंस मनी भी ज़्यादा चाहिए होगा उसको, है ना। एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उसकी आर्मी भी तो बहुत बड़ी होगी ना, क्योंकि वो उसका मैन पावर ज़्यादा है, तो सैनिक भी ज़्यादा होंगे और उसको रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ दूसरा कोई आके चढ़ाई करेगा तो उसको सामने डिफेंड करने के लिए आर्मी तो बड़ी चाहिए ना। सो ऑल्सो दे नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल, और इसको मैनेज करने के लिए अधिकारी भी बहुत सारा ज़्यादा चाहिए जो टैक्स अच्छे से कलेक्ट करे, ताकि राजा जो है वो अपना काम ठीक से कर पाए। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को रूल करना, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वे रूल डिफरेंटली। हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से रूल करना पड़ता है, क्योंकि लोग अलग होते हैं, कल्चर अलग होता है, खान पान अलग होता है। द एरिया अराउंड द पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। एम्परर कहाँ पे रहते हैं, पाटलिपुत्र में। उसको पाटलिपुत्र मतलब कैपिटल अच्छी लगती है, वो डायरेक्ट वही उसको मैनेज करते हैं। These meant that officials were appointed to collect tax from the farmers, herders, craft person and traders. उसका मतलब कि उसको ऑफिशियल अधिकारी लोग को चुनना पड़ता है जो हर एक अलग अलग जगह पे जाके टैक्स को कलेक्ट करे। उसके अलावा जो उसका पूरा जो एम्परर किंगडम मतलब एम्पायर जो है वहाँ पे, वो लिव्ड इन द विलेजेस एंड टाउन इन द एरिया। वो उसको जहाँ पे भी वो अपॉइंट करेगा वो उसको उसी टाउन और एरिया में जाके रहना पड़ेगा। ऑफिशियल्स ऑल्सो अपॉइंटेड दोज हु डिसऑबेड द रूलर्स ऑर्डर। ऑफिशियल्स जो होते हैं वो पनिश करते हैं, किसको पनिश कर सकते हैं, जो राजा के रूल को नहीं मानता है उसको वो पनिश भी कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वेयर गिवन सैलरीज। ऑफिशियल्स को क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, और उधर दूत भी होते हैं जो मैसेंजर जो मतलब संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। टू एंड फ्रो मतलब हियर एंड देयर। एंड स्पाइस मतलब जो मतलब जासूस भी रखने पड़ते हैं ना, कि अपने जो ऑफिशियल है गांव के जो लोग हैं वो राजा के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे, या तो कोई दुश्मन आके कुछ लोगों को परेशान भी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो राजा क्या करते थे, स्पाइस भी रखते थे, केप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, कि अधिकारी जो है वो अच्छे से टैक्स कलेक्ट करके राजा को ही दे रहे हैं ना, मतलब बीच में वो करप्शन कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, है ना। एंड ऑफ
ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल, और जो राजा है वो भी सुपरवाइज करते हैं सब लोगों को, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्ट्रीज। रॉयल फैमिली की हेल्प से और सीनियर मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री लोग जो होते हैं, उसकी हेल्प से वो उसको सुपरवाइज भी करते हैं कि स्पाइस भी ठीक से काम कर रहे हैं, वो लॉयल है, ऑफिशियल्स भी लॉयल है या नहीं, है ना। देयर वेर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, उसके अंदर और अलग एरिया भी थे, इलाके भी थे। ईच ऑफ दीज वेर रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल, अलग अलग इलाकों जो होते हैं, बड़े बड़े इलाके हैं, उसके भी कैपिटल हुआ करती थी। जैसे कि तक्षशिला है, उज्जैन है, वो भी एक छोटी छोटी कैपिटल्स है। ऑल दो देयर वेर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र, पर मेन कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। उसकी सब कैपिटल्स क्या है? तक्षशिला एंड उज्जैन। वैसे जैसे कि आज हम देखते हैं कि देश की कैपिटल किसको बोल सकते हैं? दिल्ली को बोल सकते हैं। फिर जैसे कि राजस्थान की कैपिटल क्या हो गई? जयपुर हो गई। वो मतलब सब कैपिटल है, जिसको भी कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली कंट्रोल करेगा, है ना। हर एक स्टेट की भी अलग अलग कैपिटल, पर मेन कैपिटल दिल्ली। इसी तरीके से ये एम्पायर में भी वैसा ही था कि मेन कैपिटल पाटलिपुत्र, उसकी सब कैपिटल क्या हो गई? तक्षशिला, उज्जैन, वो वगैरह वगैरह हो गई, है ना। रॉयल प्रिंस जो होते हैं, मतलब कि राजकुमार, वे आर ऑफन सेंट एज अ गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल वेयर प्रोबेबली फॉलोड। मतलब कि राजकुमार जो होते हैं उसको क्या दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ताकि वो सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कैपिटल्स जो होते हैं उसको मतलब देखभाल करे, उधर के रूल्स को कुछ अगर वो उसको चेंज करना है, मैनेज करना है, उसका चेक वर्क करना है, तो वो करेंगे। Besides, there were vast areas between these centers. उसके बीच में बहुत बड़े बड़े इलाके होते थे। Here the Mauryas tried to control roads. राजा क्या करते थे? रोड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मतलब कि कौन आ जा रहा है, क्या लेके आ जा रहा है, वो सब मैनेज करना। रिवर्स को क्रॉस करना, वो सब, विच वेयर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वेयर अवेलेबल एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तब भी वो क्या करते थे, जैसे हम आज भी हाईवे पे जाते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो उस टाइम में जो एम्पायर था उसमें भी वैसा ही था कि रोड्स के बीच में से जो जाते हैं उसको टैक्स कलेक्ट, उधर राजा टैक्स कलेक्ट करते हैं, मतलब कि वो किसके लिए काम आएगा? रूल करने के लिए काम आएगा, देश को डेवलप करने में काम आएगा, है ना। For example, अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blankets. अर्थशास्त्र के अंदर क्या बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि नॉर्थ साइड और ऊपर वेस्ट, मतलब इसके बीच में जो इलाका है वो ब्लैंकेट्स अच्छे प्रोड्यूस करता है। और साउथ क्या प्रोड्यूस करता है? अच्छे से गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, मतलब साउथ इंडिया से क्या अच्छा अच्छा मिल सकता है हमको? गोल्ड अच्छा मिल सकता है, और कीमती पत्थर भी अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, जिसको हम बेच के पैसा भी कमा सकते हैं और डेवलपमेंट भी होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वेयर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट, कि वो पॉसिबल है कि ट्रिब्यूट की तरह हम इसको कलेक्ट करें। ट्रिब्यूट का क्या मतलब है? अनलाइक टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा, टैक्सेस तो हम डायरेक्टली राजा को देंगे, ट्रिब्यूट मतलब क्या? अनलाइक टैक्सेस विच वेयर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे हम जिसको कलेक्ट करते हैं। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। मतलब कि ट्रिब्यूट मतलब कि ऐसे ही राजा को डायरेक्टली कोई चीज़ ही देना, एज अ मतलब कि मेमोरी, गुड मेमोरी। तो कोई लोग अपने मन से ही सामने